आज की एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से आई। दोपहर करीब 1:45 बजे उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने उमेश पाल हत्या के 2 आरोपियों को एक मुठभेड़ में मार दिया। मुठभेड़ में मारे जाने वाले लोगों में एक था जेल में बंद बाहुबली माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद, जो उमेश पाल की हत्या में शामिल था। उसके साथ उसी हत्याकांड में शामिल एक शूटर गुलाम भी मुठभेड़ में ढेर हो गए। ये दोनों हत्या के बाद से फरार चल रहे थे और पुलिस ने उसके सिर पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। पुलिस के मुताबिक ये दोनों मोटरसाइकिल पर झांसी से मध्य प्रदेश भागने की फिराक में थे। पुलिस का दावा है कि एसटीएफ की टीम ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें दोनों मारे गए। मुठभेड़ के दौरान 40 राउंड फायरिंग हुई। यूपी एसटीएफ की टीम ने उनके पास से विदेश में बने अत्याधुनिक हथियार और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। 12 पुलिस कर्मियों की स्पेशल टास्क फोर्स ने इस मुठभेड़ को अंजाम दिया। इससे पहले उमेश पाल की हत्या के बाद से ही पुलिस सभी आरोपियों को ढूंढ रही थी। अतीक अहमद का बेटा असद छुपा और फिर सामने आया। सूत्रों के मुताबिक यह पता चला है कि उमेश पाल की हत्या के बाद असद पहले लखनऊ गया, फिर वो लखनऊ से कानपुर चला गया, फिर कानपुर से मेरठ चला गया, जहां वो 1 हफ्ते तक रहा। यह उमेश पाल हत्याकांड के बाद की बात। मेरठ से दिल्ली के संगम विहार आ गया, सोचिए दिल्ली में था वो। दिल्ली से वापस यूपी के झांसी पहुंचा और झांसी से मोटरसाइकिल से आज मध्य प्रदेश जा रहा था, जहां रास्ते में उसकी एसटीएफ से मुठभेड़ हो गई, जिसमें वो और दूसरा आरोपी गुलाम मार दिया गया। झांसी में हुई मुठभेड़ में अतीक का बेटा असद मारा गया और साथ में उसका साथी गुलाम जो शूटर था उसको भी पुलिस ने मार गिराया। लेकिन 24 फरवरी के बाद से वो गायब था और लगातार जो यूपी एसटीएफ है उसको उसके बारे में इनपुट मिल रहा था। लेकिन जब भी उसको पकड़ने के लिए यूपी एसटीएफ पहुंचती वो उस लोकेशन से आगे निकल जाता। ये जानकारी मिली कि प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या करने के बाद असद पहले कानपुर पहुंचा। कानपुर में बस से वो मेरठ होते हुए दिल्ली पहुंचा और मार्च के पहले हफ्ते में दिल्ली रहा। दिल्ली के कई इलाकों जिनमें संगम विहार है, ओखला है, इसके अलावा पश्चिमी दिल्ली के इलाके हैं, वहां पर ये रहा और 15 दिन करीब रहा। यहां पर उसकी 3 लोगों ने हेल्प की, जिसमें अतीक अहमद का पुराना ड्राइवर था, उसने भी हेल्प की और असद के कहने पर अतीक अहमद का ड्राइवर मेरठ से उसके लिए पैसे लेके आया। इसके बाद वो लगातार यहाँ पर रहा और उसने कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड बदले। लेकिन जैसे ही यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची उसके पहले ही वो यहाँ से गायब हो गया और यहाँ से वो अजमेर शरीफ गया और अजमेर शरीफ के बाद वो झांसी गया। तो दिल्ली में जिन लोगों ने उसकी हेल्प की थी उन 3 लोगों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया और बाद में यूपी एसटीएफ को दे दिया गया, जो उनसे पूछताछ कर रही हैं। जानकारी ये मिली है कि यहाँ रहने के दौरान भी उसने कई मोबाइल फोन और सिम बदले और यहाँ रहने के दौरान उसने अपने पिता अतीक अहमद के जो कॉन्टैक्ट हैं, जो उसके जानकार हैं, उनकी मदद ली और उनके जरिए वो दिल्ली में रहा, उसको लगातार पैसे मिलते रहे और यहाँ पर जिन घरों में रहा वो भी उसके पिता अतीक के जानकार हैं। तो पुलिस से बचने के लिए उसने कई शहर बदले, लेकिन वो इतना शातिर था कि जब भी पुलिस उसके पास पहुंचती उसके पहले ही वो वहां से निकल जाता। एक लोकेशन पर तो पुलिस जब पहुंची उसके 5 मिनट पहले ही वो निकल गया था। तो इस तरह से लगातार अतीक अहमद का बेटा जो असद है वो चकमा दे रहा था और यूपी एसटीएफ के पहले पहुंचने के पहले ही वो वहां से निकल जाता था। तो कुल मिलाकर अब उसका साथी जो गुलाम है उसको और असद को यूपी एसटीएफ ने झांसी में मुठभेड़ में मार दिया है। अब इस मामले में जो बाकी शूटर हैं, जिसमें गुड्डू मुस्लिम है जिसने बम फेंका था उमेश पाल पर, इसके अलावा साबिर है, उन दोनों की तलाश की जा रही है। इसके साथ में जो अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन है उसकी भी तलाश की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो ऑपरेशन है वो खत्म नहीं हुआ है। अभी लगातार कई जगहों पर छापेमारी चल रही है और इस मामले में जो बाकी आरोपी हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है।
यूपी पुलिस के स्पेशल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने पत्रकारों को इस मुठभेड़ की जानकारी दी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। 24/2/2023 को जो 2 अभियुक्त जिनको आपराधिकृत करते हुए सबने देखा है, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। इस पूरे ऑपरेशन को हमारे एसटीएफ की टीम ने किया है। अभियुक्तों के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार क्रमशः ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर 455 बोर तथा वॉल्थर P88 पिस्टल 7.62 बोर बरामद की गई है। उधर उमेश पाल के परिवार ने इस मुठभेड़ के अंजाम को न्याय की जीत बताई। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूंगी कि वो पिता समान सब है। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया है। क्या लगता है इंसाफ हो रहा है अब? इंसाफ तो हुआ ही है, लेकिन क्या कर रहे हैं यार? आगे भी रास्ता इसी तरह मैं मांग करूंगी कि इंसाफ आगे भी दे। और जो पुलिस कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया। बड़ी प्रतिष्ठा के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद इस तरह का सुनने को मिला। आगे आपकी क्या मांग है? आप मैं माननीय मुख्यमंत्री जी पे सब कुछ छोड़ा है, वो जो कुछ भी करेंगे उचित करेंगे। आपको याद दिला दें कि इसी साल 24 फरवरी को उमेश पाल की दिन दहाड़े प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में हत्या कर दी गई। उमेश पाल 2005 में हुई बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में गवाह थे और कोर्ट में गवाही देने के साथ लौट रहे थे। राजू पाल हत्याकांड में अतीक अहमद और उनका भाई आरोपी। सीसीटीवी में कैद हुई इन तस्वीरों में असद हमले के वक्त खुद भी गोली चलाता हुआ साफ दिख रहा है। कोई नकाब नहीं पहना हुआ है उसने, सबको दिख रहा है कि कौन है। इस हमले में उमेश पाल के अलावा उसकी सुरक्षा में तैनात 2 पुलिसकर्मियों संदीप निषाद और राघवेंद्र सिंह की भी मौत हो गई। उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने इस मामले में जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दायर कराई थी उनमें अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, बेटे असद और शूटर गुलाम भी शामिल थे। उमेश पाल की हत्या के 2 हफ्ते के अंदर ही यूपी पुलिस ने हत्या में शामिल 2 आरोपियों को मार गिराया। 27 फरवरी को प्रयागराज के रहने वाले आरोपी अरबाज को पुलिस ने मार गिराया। अरबाज ही वो गाड़ी चला रहा था जिसमें उमेश पाल के हत्यारे आए थे। उसी दिन पुलिस ने इस केस में शामिल एक और आरोपी सदाकत खान को गिरफ्तार किया था। 6 मार्च की सुबह हत्या के तीसरे आरोपी विजय कुमार चौधरी उर्फ उस्मान को पुलिस ने प्रयागराज में मार गिराया। विजय कुमार चौधरी ने ही उमेश पाल के गाड़ी से उतरते ही उन पर पहली गोली चलाई। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या का मामला जब सुर्खियों में छाया तो 25 फरवरी को उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस मुद्दे पर काफी हंगामा मचा। उस दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिए। इस मुद्दे पर बहुत गर्मागर्म बहस हुई, जिसके बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार माफियाओं को मिट्टी में मिला देगी। इसका संदर्भ आज एक किसी और तरीके से ही देखा जा रहा है, लेकिन उस समय इसका तर्क कुछ और निकाला जा रहा है। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं
कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे हम बाहर कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या है? अपराधी आप क्या है? ये चीजें नहीं हो सकती। आप क्या है? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको बहाना चाहिए था। आज झांसी में हुई मुठभेड़ के बाद इसे लेकर फिर राज्य की सियासत यानी कि राजनीति गर्मा गई। कई विपक्षी नेताओं ने इस मुठभेड़ पर सवाल खड़े किए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करके यह कहा है कि झूठे एनकाउंटर करके भारतीय जनता पार्टी सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही। भाजपाई न्यायालय में विश्वास नहीं करते। आज के और हालिया एनकाउंटर का भी गहन जांच पड़ताल होनी चाहिए और दोषियों को छोड़ा ना जाए। सही गलत के फैसलों को अधिकार सत्ता को नहीं होता है। भाजपा भाईचारे के खिलाफ, तो उन्होंने एनकाउंटर को फर्जी बताया। बाद में अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर बयान भी दिया और आरोप लगाया कि ये एक फर्जी मुठभेड़। उत्तर प्रदेश में थोड़ा मुड़ करके अगर हम देखें, यहीं से एक गाड़ी गई थी और उत्तर प्रदेश में उसी के आसपास गाड़ी पलट गई थी। इसी तरह वहां पर पुलिस के एक और फेक इनकाउंटर में या कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर हैं। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। बाद में उत्तर प्रदेश की एक और पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी अध्यक्ष का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि प्रयागराज के अतीक अहमद के बेटे और एक अन्य की आज पुलिस मुठभेड़ में हुई हत्या पर कई तरह की चर्चाएं गर्म हैं। लोगों को लगता है कि विकास दुबे कांड के दोहराए जाने की उनकी आशंका सच साबित हुई। घटना के पूरे तथ्य और सच्चाई जनता के सामने आ सके, इसके लिए उच्च स्तरीय जांच जरूरी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी तुरंत इस मुद्दे पर जवाब दिया गया। उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने इस मुठभेड़ को सही ठहराया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा है कि यही अंजाम होना था। इतने बड़े अपराध को अंजाम देने वालों का हश्र तो होना ही था ऐसा, लेकिन हम सबको प्रतीक्षा थी कि वो फांसी के फंदे पे लटकते पैरवी के आधार पर। लेकिन जब उन लोगों ने पुलिस पर गोली चलाई है तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें यह खूंखार अपराधी ढेर हो गए हैं। और मैं फिर से एक बार पुलिस की टीम को बधाई देता हूं। बाकी बचे अपराधी पाताल के अंदर भी घुस गए होंगे तो उनको भी खोज निकालेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस। लेकिन विपक्ष के सवाल कम नहीं हो रहे। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुठभेड़ के बाद सवाल खड़े करते हुए कहा है कि ऐसी मुठभेड़ों में मुसलमान ही निशाना क्यों बनते हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी की ओर से उन्हें भी जवाब है। जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे। तुम इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे। अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है? जजेस किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। मैं ओवैसी जी को और आपके चैनल के माध्यम से एक बोल्ड बयान देने जा रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति अगर ये वादा करता है कि हम इनकाउंटर करेंगे, वो नहीं, वो तो हत्या की श्रेणी की बात है। ये इनकाउंटर तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में अपराधी द्वारा किए गए एक्शन के रिएक्शन होता है। कभी कोई कैसे वादा कर सकता है कि हम इसको इनकाउंटर में मारेंगे जब इनकाउंटर की परिस्थितियां ही नहीं पैदा होंगी।
तो यहाँ तो गलत है, लेकिन ओवैसी या मायावती जी का या अखिलेश जी की एक भाषा बोलना, दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर हमेशा राजनीति होती है, ऐसा चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था। और ये एक मनोविज्ञान नहीं समझ पा रहे हैं कि उस हत्या को, पहले तो राजू पाल की हत्या को लोगों ने देखा, इसके बाद उमेश पाल के अपहरण को देखा, फिर उमेश पाल की हत्या को देखा। ये सब चीजें बहुत लाइव हैं, लाइव दिखाई गई है, कैप्चर है। आपने अपनी चैनल पर 50 बार इस हत्या को लाइव असद को मारते हुए दिखाया है। तो इस बात के बाद तो आम जनता में इस प्रकार के विपक्ष के बयानों से यही लगता है कि ये लोग अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। और अपराधी की कोई जात, धर्म और पार्टी नहीं होती है। उधर यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुठभेड़ बिल्कुल सही है और वो किसी भी जांच के लिए तैयार है। मैं ये कहना चाहूँगा कि एसटीएफ बहुत ही मेहनत से काम करती है। इट इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एक्सट्रीमली डेडिकेटेड पीपल। ये पिछले 25 साल, लगभग 25 साल हो गए इसको लगातार काम करते हुए। हर सरकार, चाहे कोई भी सरकार रही हो, इट हैज़ गॉट लॉरेल्स। अभी भी ये बहुत मेहनत से काम कर रही है और एसटीएफ का प्रयास है कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूपी से पूरी तरह समाप्त हो जाए। उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमें मालूम है कि बहुत सारे सवाल हम पर उठाए जाएंगे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, इन माफिया ग्रुप्स द्वारा, उनके लॉयर्स द्वारा, ह्यूमन राइट्स कार्यकर्ताओं को इंस्टिगेट किया जाएगा, फेक न्यूज़ फैलाई जाएगी। जैसे आज गुड्डू मुस्लिम के मारे जाने की खबर फैला दी गई या उसके पकड़े जाने की खबर फैला दी गई। ये सब टैक्टिक्स। इसके अलावा कोर्ट्स ऑफ लॉ में हमारे खिलाफ रिट्स किए जाते हैं और छोटे मोटे रिट्स में पता चलता है कि सबसे बड़े से बड़े लॉयर्स खड़े हैं, तो हमें जानकारी हो जाती है। पहला इंडिकेशन है कि कोई बड़ा माफिया गैंग उस रिट के पीछे। तो हमें लीगल प्रोसेस में फंसाने की, कंट्रोवर्सी में फंसाने की कोशिश पूरी चलती रहती है। बट हैंडलिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर जॉब एंड वी नो दैट। अब इस मुठभेड़ को लेकर जहां कई सवाल उठ रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के कई पूर्व पुलिस महानिदेशकों ने उत्तर प्रदेश एसटीएफ की तारीफ भी की है। ये पूर्व अधिकारी मानते हैं कि हर मुठभेड़ का राजनीतिकरण करना ठीक नहीं। देखिए, उमापाल की हत्या के बाद पुलिस बराबर इन्वेस्टिगेशन में अपना प्रयास कर रही थी और जो भागे हुए अपराधी थे उनको पकड़ने का भी प्रयास हो रहा था। यूपी के एसटीएफ बड़ी एक स्पेशलाइज्ड, वेल ट्रेन्ड, वेल हाईली मोटिवेटेड फोर्स है और इसको जब कोई लक्ष्य दिया जाता है तो ये उसके पीछे पड़ के देर सवेर से कोई ना कोई परिणाम हासिल कर लेते हैं। ये बड़ी अच्छी फोर्स रही है, मैं जहाँ तक इसे जानता हूँ। तो एसटीएफ को ये काम दिया गया था कि जो लोग उमापाल के हत्याकांड में शामिल थे और जो उस समय मौके पर जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया और इस समय भगे हुए हैं और बार बार प्रयास के बाद भी नहीं मिल रहे, उनके पीछे पड़ी हुई थी और उसी कड़ी में ये एनकाउंटर हुआ है। अब देखिए, एनकाउंटर के किन परिस्थितियों में हुआ, कैसे हुआ, किसने गोली पहले चलाई, किसने आत्मरक्षा चलाई, ये सब तो मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि ये तो एक जांच का विषय है। पर प्रथम दृष्टया ये एसटीएफ की एक सफलता है, यूपी पुलिस की एक सफलता है इन्वेस्टिगेशन की दिशा में और अपराधियों को मतलब उनकी जिम्मेदारी तय करने में, उनको अकाउंटेबल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और जहां तक एनकाउंटर का सवाल है, इसके बारे में ठीक है, मैंने सुना अभी बड़े बड़े नेता लोग सवाल उठा रहे हैं। दुर्भाग्य इस देश का यह है कि कोई भी काम आप करिए, कोई भी काम करिए आप, उसका राजनीतिकरण हो जाता है और हर आदमी एक कोई ना कोई दूसरा पहलू लेकर खड़ा होता है। ये कभी नहीं सोचता कि आदमी कितने अपराधियों में कितना जघन्य अपराधी था और वांटेड था। और ठीक है, वो मारा गया, उसकी जांच होगी, उसके लिए प्रक्रिया निर्धारित है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है और यूपी पुलिस ये कहती है कि हम उन गाइडलाइंस का पालन करेंगे और मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी, वो सब होगा। तो वो तो बात की बात है, पर पहले से ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचना कि साहब ये फेक इनकाउंटर है, ये है, वो है, मैं समझता हूँ ये बड़ा किसी भी इनकाउंटर में ऐसा नहीं है कि पुलिस ने कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया हो या
अगर ऐसा हो तो उसकी जांच होती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जब पुलिस पे कोई फायर होता है, पुलिस पार्टी जब किसी को अरेस्ट करने जाती है, मैंने भी अपने डीजीपी के कार्यकाल में कई इनकाउंटर्स देखे वहां पे। इनफैक्ट 172 में मैक्सिमम इनकाउंटर्स उस समय हुए थे जब 2018 और 2019 का कार्यकाल था। तो हम लोगों ने देखा कि जब भी पुलिस पार्टी का मेन मकसद अरेस्ट करना होता है क्रिमिनल्स को, द फर्स्ट फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव इज टू अरेस्ट, और उस अरेस्ट में अगर पुलिस पार्टी के ऊपर अगर क्रिमिनल्स अटैक करते हैं, फायर करते हैं, तो राइट टू सेल्फ डिफेंस के अधिकार के अंतर्गत पुलिस पार्टी उस पर रिटेलिएट करती है, और उसी रिटेलिएशन में पुलिस के द्वारा इनकाउंटर्स होते हैं जिसमें क्रिमिनल्स मारा जाता है। वैसे उत्तर प्रदेश में मुठभेड़ों का सिलसिला कोई नई बात नहीं। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालते ही राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराध को रोकने के लिए अपनी सख्त नीति का ऐलान कर दिया था, और उसके तहत उत्तर प्रदेश में मुठभेड़ों का भी एक सिलसिला शुरू हुआ, जिन पर कई बार सवाल भी उठते रहे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उत्तर प्रदेश के स्पेशल डीजीपी प्रशांत कुमार ने यह कहा कि 2017 में योगी सरकार के आने के बाद से पुलिस मुठभेड़ों में मारे गए अपराधियों की जानकारी उन्होंने दी है। आइए सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। अब तक पुलिस मुठभेड़ों में 183 बदमाश मारे जा चुके हैं तथा इस दौरान हमारे 13 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं।